आज हम क्लास 11th के सितंबर माह में जो मंथली टेस्ट हुआ था उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कशन कर देते हैं। हालांकि इसमें लॉन्ग और शॉर्ट भी है, तो लॉन्ग और शॉर्ट के लिए थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, तो हम सिर्फ ऑब्जेक्टिव जो है उसको डिस्कस कर देते हैं, तो आप लोग अपना अपना मैच कर लेंगे कितना क्या सही हुआ या क्या गलत हुआ। तो हम लगभग इससे पिछले माह का भी मतलब क्लास 9th 10th और 12th इन चारों क्लास का वीडियो अपलोड कर चुके थे। तो हम सितंबर माह का भी हमको करना था, लेकिन समय अभाव की वजह से हम नहीं कर पाए, क्योंकि अभी स्कूल में फॉर्म भरने का काम चल रहा है, तो थोड़ा सा समय का अभाव रहता है, जिसकी वजह से वीडियो अपलोड नहीं कर पाए समय से। कोई बात नहीं, देर ही सही, लेकिन आज हम कर दे रहे हैं। आप लोग आपस में मिला लेंगे कितना सही है। ये क्लास 11th का है और सितंबर मंथ का है, सितंबर मंथ का टेस्ट वाला है। तो सितंबर 2024 सितंबर मंथ 2024 का है ये। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या कहता है। इसमें कहता है दो सदिश ए वेक्टर और बी वेक्टर, दो सदिश है, एक ए वेक्टर है और दूसरा बी वेक्टर है। इसका परिमाण अधिकतम क्या हो सकता है? अधिकतम तब होता है जब उसके बीच का कोण, तो याद होगा जैसे मान लीजिए ये ए वेक्टर है और ये एक बी वेक्टर है, तो इसका रिजल्टेंट वेक्टर ये आर वेक्टर होता था। तो आर वेक्टर कितना होता था? तो आर वेक्टर का जो मॉड होता था, ये आर वेक्टर इक्वल टू हम लोग लिखते थे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो ये आर वेक्टर का जो मॉड होता था ये कितना होता था? तो अंडर रूट ये मॉड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी का स्क्वायर प्लस 2 मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। तो 2 मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। तो ये मॉड ऑफ आर इज इक्वल टू मॉड ऑफ आर कितना? तो अंडर रूट मॉड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी का स्क्वायर प्लस 2 मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। तो ये आर अधिकतम कब होता था? तो अधिकतम कब होगा? जब कॉस थीटा का मान अधिकतम होगा। तो कॉस थीटा का अधिकतम मान 1 होता है, इसका मतलब कि थीटा 0 होगा। तो थीटा कितना होगा? 0 डिग्री। क्योंकि कॉस 0 का ही मान 1 होता, तो थीटा निश्चित रूप से 0 डिग्री के बराबर होगा। जिसमें ए नंबर ऑप्शन में आएगा कि थीटा जब 0 होगा तो आर वेक्टर का मान यानी परिणामी सदिश का मान अधिकतम होगा। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि दो वेक्टर दिया हुआ, ए वेक्टर इक्वल टू 2i प्लस 3j 2i प्लस 3j और बी वेक्टर इक्वल टू दिया हुआ 6i माइनस 4j। तो ये ए वेक्टर और डॉट बी वेक्टर, तो ए वेक्टर और डॉट बी वेक्टर दिखेंगे। तो डॉट प्रोडक्ट क्यों निकालते हैं? चूँकि इन दोनों के बीच का कोण निकालने का रहा। कोण निकालने के लिए जब कभी भी दो वेक्टर के बीच कहेंगे तो हम कॉस डॉट प्रोडक्ट ही लगाएंगे, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में ये स्केलर क्वांटिटी आता। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। तो ये कॉस थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी, इस तरीके से। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना आएगा? तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो 12 माइनस 12 और कुछ भी कर लो नीचे, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कुछ भी कर लो, तो 0 बटे मॉड ऑफ ए और मॉड ऑफ बी। तो मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी का मान निकाल सकते हैं, लेकिन निकालने की ज़रूरत क्या, ऊपर ही 0 है। तो कॉस थीटा इक्वल टू 0, कॉस थीटा 0 होने का मतलब ये कॉस 90 का वैल्यू 0 होगा। तो इसका मतलब थीटा 90 डिग्री हो जाएगा। याद रखेंगे, जब कभी भी दो वेक्टर दिया हो और दो वेक्टर के बीच की कोण निकालने की बात कर रहा हो, तो निश्चित रूप से आप डॉट प्रोडक्ट लगाओ। डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा इक्वल टू दिस मच आएगा, यहाँ से आपको थीटा का मान निकल जाएगा। तो यहाँ जो है ए नंबर ऑप्शन सही होगा, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। अब कहता है दो सम सदिश पी वेक्टर का परिणाम भी पी है। दो सम सदिश पी वेक्टर का परिणाम भी पी है, तो दोनों के बीच का एंगल पूछ रहा है। तो एंगल निकालने के लिए हम क्या करेंगे? तो जैसे मान लें आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर हो, तो इसमें क्या होगा? दो सम सदिश पी वेक्टर का परिमाण भी पी है,
तो उसके बीच का कोण, तो इसमें मॉड ऑफ आर इक्वल टू जैसे हम कर दिए रूट अंडर मॉड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी का स्क्वायर प्लस 2 मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। यहाँ से ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का कोण निकल जाता। तो चूँकि परिणामी भी पी है और दो सम सदिश यानी दो इक्वल वेक्टर्स, तो मतलब ए वेक्टर का भी मान यहाँ क्या दिया हुआ, ए वेक्टर के मॉड का भी परिमाण पी दिया हुआ, बी वेक्टर के मॉड का भी परिमाण पी दिया हुआ और आर वेक्टर के मॉड का भी परिमाण पी दिया हुआ। दो सम सदिश है, दो समान सदिश है, तो दो समान सदिश पी वेक्टर है। और एक्चुअल में यहाँ दो समान सदिश होना चाहिए, हिंदी में सम सदिश लिख दिया, लेकिन अंग्रेजी में लिखेंगे देखेंगे द रिजल्टेंट ऑफ 2 इक्वल वेक्टर्स पी, मतलब दो इक्वल ए वेक्टर का भी मॉड पी है, बी वेक्टर का भी मॉड पी है और उसका रिजल्टेंट भी पी है। तो इसके बीच का एंगल पूछ रहा, तो कुछ नहीं, इसमें एक आर के जगह भी आप पी रखेंगे, ए का भी मान पी है, बी का भी मान आपको क्या है पी है और पी इंटू पी कॉस थीटा। तो ये पी इक्वल टू कितना हो जाएगा 2p स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर कॉस थीटा। तो ये अंडर रूट, तो 2p स्क्वायर जैसे लेंगे तो ये 1 प्लस कॉस थीटा ये p, तो p जैसे बाहर जाएगा तो p बटे p ये रूट अंडर 2 इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें तो ये रूट गैप हो जाएगा, तो ये कितना 2 इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। तो ये 1/2 इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा, 1/2 इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा। तो कॉस थीटा इक्वल टू ये हो जाएगा -1, जो कॉस 120 डिग्री होता है, कॉस 120 डिग्री यानी थीटा का मान कितना हो जाएगा 120 डिग्री। तो ये 3 नंबर क्वेश्चन, ये 3 नंबर क्वेश्चन में क्या होगा कि इसका आंसर 120 डिग्री आएगा, जो सी नंबर ऑप्शन में आता था, सी नंबर ऑप्शन में देखेंगे आप लोग। 4 नंबर क्वेश्चन में कह रहा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर है, तो सी वेक्टर का मॉड दिया हुआ है, तो उसमें पूछ रहा है कि इसके बीच का कोण कितना होगा। तो चलिए 4 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या सी वेक्टर। तो इसमें मॉड ऑफ सी की मान कर रहा, तो मॉड ऑफ सी का मान ये कितना हो जाएगा मॉड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी का स्क्वायर। तो ये इतना दिया हुआ, तो मॉड ऑफ सी, तो इसमें पूछ रहा है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का मान ज्ञात करें। तो आपको याद होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर होगा, तो सी वेक्टर का जो मॉड का फार्मूला होता है, ये फार्मूला होता है मॉड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी का स्क्वायर प्लस 2 मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। आप लोग याद रखेंगे ये मॉड ऑफ सी इक्वल टू अंडर रूट मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर, मॉड ऑफ सी इक्वल टू अंडर रूट मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी का स्क्वायर। तो मॉड ऑफ सी इक्वल टू कितना, तो अंडर रूट मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो मॉड ऑफ सी का मान इतना दिया हुआ, तो आप लिख दें अंडर रूट मॉड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी का स्क्वायर, और ये अंडर रूट मॉड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी का स्क्वायर प्लस 2 मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, जैसे स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो दोनों ओर स्क्वायर गैप हो जाएगा। तो मॉड ऑफ ए का स्क्वायर मॉड ऑफ बी का स्क्वायर इक्वल टू ये मॉड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी का स्क्वायर प्लस 2 मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, तो ये 0 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई 2 मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, मतलब कॉस 90 डिग्री। तो थीटा कितना हो जाएगा, थीटा जो हो जाएगा ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो चलिए 6 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है, 5 नंबर क्वेश्चन को भी हम देखें। 5 नंबर क्वेश्चन में कह रहा था यदि दो सदिश एक दूसरे के लंबवत हो तो उसका अदिश गुणनफल, अदिश गुणनफल का मतलब डॉट प्रोडक्ट होता है। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी
कॉस थीटा होता। अच्छा, थीटा चूँकि एक दूसरे के लंबवत है तो 90 डिग्री हो जाएगा, कॉस 90 का मान 0, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो दोनों का जो अदिश गुणनफल है ये क्या हो जाएगा 0। तो 5 नंबर क्वेश्चन में 0 आ जाएगा, तो ए नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। चूँकि दो सदिश एक दूसरे पर लंबवत है ऐसा कह रहा था, तो लंबवत है मतलब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। लंबवत होने का मतलब थीटा 90 डिग्री आएगा, और अदिश गुणनफल यानी स्केलर प्रोडक्ट का मतलब होता है डॉट प्रोडक्ट, तो डॉट प्रोडक्ट ही स्केलर प्रोडक्ट है। तो चूँकि इसमें डॉट प्रोडक्ट करने पे दो वेक्टर का प्रोडक्ट करने पे प्रोडक्ट जो आता है वो स्केलर आता है। 6 नंबर की अगर हम बात करें तो दो समांतर सदिश का सदिश गुणनफल, तो दो समांतर सदिश का सदिश गुणनफल, चूँकि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू ये मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा होता है। तो चूँकि दो पैरेलल वेक्टर है तो पैरेलल वेक्टर का मतलब एंगल 0 होगा, साइन 0 का वैल्यू 0, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो 6 में बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। 7 नंबर ऑप्शन की बात करें, दो सदिशों के अदिश गुणनफल के बारे में कौन सा कथन सही है। तो दो सदिश का जो है अदिश गुणनफल कभी भी सदिश नहीं होगा, 1 नंबर ऑप्शन गलत हो जाएगा। एक दूसरे के लंबवत होगा, ये भी तो हाँ, दो सदिश का जो है अदिश गुणनफल, दो सदिश का अदिश गुणनफल निश्चित रूप से एक अदिश राशि है, तो एक अदिश राशि होगा। क्योंकि दो वेक्टर का जब कभी भी डॉट प्रोडक्ट करते हैं ये एक स्केलर क्वांटिटी आता है, यानी अदिश राशि आता, यानी अंक आता, एक ऐसा वैल्यू जिसमें दिशा नहीं होता, अदिश राशि है। एक कौन सा राशि हो जाएगा, अदिश राशि, ये डी नंबर ऑप्शन में सही आएगा। 8 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें, एक ही तल में स्थित एक त्रिभुज बनाने वाले 3 सदिश का योग, जैसे मान लीजिए क्लोज लूप जब कभी भी बनेगा, ये ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर, तो तीनों वेक्टर का जो योग होगा ये 0 हो जाएगा। तीनों वेक्टर का योग क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तीनों सदिश का योग। तो कहता एक ही तल में स्थित एक त्रिभुज बनाने वाले सदिश का, एक त्रिभुज बनाने वाले सदिश का योग का होता है, तो सदिश का योगफल कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये डी नंबर ऑप्शन, इसमें भी 9 में डी, 8 नंबर में डी नंबर ऑप्शन आपको करेक्ट आएगा, डी नंबर ऑप्शन 0 आ जाएगा। तो 9 नंबर क्वेश्चन कहता ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का परिमाण ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के परिमाण के बराबर है, तो दोनों वेक्टर के बीच का कोण कितना होगा, कौन से रिलेटेड 4 ऑप्शन दिया हुआ है। याद रखेंगे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर अगर कहीं है तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का जो मॉड होता है ये अंडर रूट मॉड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी का स्क्वायर प्लस 2 मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा, ये इस तरीके से। ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का जो मॉड होता है ये अंडर रूट मॉड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी का स्क्वायर माइनस 2 मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी, ये थीटा दोनों को जैसे इक्वेट करेंगे तो थीटा जो है ये 90 डिग्री आएगा, तो थीटा कितना आ जाएगा 90 डिग्री आएगा। दोनों को इक्वेट करेंगे तो निश्चित रूप से 4 का, हाँ, तो थीटा 90 डिग्री आएगा। मतलब ए वेक्टर बी वेक्टर के क्या होगा लंबवत होगा, ए वेक्टर और बी वेक्टर कैसा होगा, ए वेक्टर और बी वेक्टर लंबवत होगा, कैसे होगा लंबवत होगा, लंबवत होगा। 9 अब 10 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो 10 नंबर क्वेश्चन में ए वेक्टर इक्वल टू दिया हुआ, ए वेक्टर इक्वल टू 3i प्लस 4j, तो 3i प्लस 4j, तो इसका जो यूनिट वेक्टर है, तो ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर, तो ये ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए वेक्टर करेंगे, तो ए वेक्टर कितना, तो 3i कैप प्लस 4j कैप, तो मॉड ऑफ ए, तो i के गुणक का स्क्वायर प्लस j के गुणक का स्क्वायर, तो ये 3i प्लस 4j डिवाइडेड बाय, तो रूट अंडर 9 प्लस 16 9 25, तो ये 3i कैप प्लस 4j कैप, अब बटे कितना हो जाएगा 5, तो ये 1/5 इंटू 3i कैप प्लस 4j कैप, इस तरीके से। 11 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ए वेक्टर और बी वेक्टर से बने समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, याद रखेंगे ए वेक्टर
क्रॉस बी वेक्टर का जो मॉड होगा यही ए वेक्टर और बी वेक्टर के बने समांतर चतुर्भुज का क्या होगा, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा। ये बी वेक्टर इसके पैरेलल चला जाएगा और ए वेक्टर इसके पैरेलल चला जाएगा। ये समांतर चतुर्भुज का जब कभी भी समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना होगा तो मॉड ऑफ ए क्रॉस बी करना। अगर ये ट्रायंगल का क्षेत्रफल निकालना होगा तो हाफ ऑफ मॉड ऑफ ए क्रॉस बी कर देंगे, ये ट्रायंगल का एरिया निकल जाएगा। तो लेकिन ट्रायंगल का ये 2 गुना करेंगे तो पैरेललोग्राम आ जाएगा। तो 12 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो कहता है कि 20 किलोमीटर पूरब की ओर चलती है। तो मान लो 20 किलोमीटर पूरब गया और पुनः 30 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलती है तो कार का विस्थापन क्या होगा। तो कार का 20 ऊपर गया, 20 पूरब गया और 30 पश्चिम आया तो निश्चित रूप से विस्थापन जो है वो 10 किलोमीटर होगा। विस्थापन कितना होगा, 10 किलोमीटर होगा। 13 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 13 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल। आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो क्षेत्रफल होता है वीटी समय ग्राफ का क्षेत्रफल विस्थापन देता है। समय ग्राफ का क्षेत्रफल ये क्या देता है, तो विस्थापन देता। आपको पता होगा, हम बताए भी थे कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का क्षेत्रफल विस्थापन देता है। ये ग्राफ चैप्टर बताए थे, एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ का जो क्षेत्रफल है वो चेंज इन वेलोसिटी देता है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का क्षेत्रफल विस्थापन देता है और चाल और समय का ग्राफ का क्षेत्रफल, चाल समय ग्राफ का क्षेत्रफल वो दूरी देता है। तो 13 नंबर क्वेश्चन हो गया। 14 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो 14 नंबर क्वेश्चन पूछा है यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करता है तो इस गति। अच्छा, ये यूनिफॉर्म मोशन का ये एग्जाम्पल है। यूनिफॉर्म मोशन यानी समान गति। तो समान गति क्या होता है, तो समान गति जो है वेग समय ग्राफ का, अच्छा समान गति, समान समय अंतराल में अगर कोई समान दूरी तय करता है तो ये यूनिफॉर्म मोशन कहलाता है। अगर समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करता है, अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता, तो वो असमान गति कहलाता है। ये क्या कहलाएगा, समान समय अंतराल में जब समान दूरी तय करता तो निश्चित रूप से समान गति कहलाता है। किसी वस्तु की वेग दोगुनी कर दी जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी। किसी वस्तु की वेग, तो गतिज ऊर्जा का जो फार्मूला होता है ये हाफ mv² होता है। निश्चित रूप से अगर वेलोसिटी दूना करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी 4 गुना हो जाएगा। देखिए अगर काइनेटिक एनर्जी को हम 2 गुना कर दें, देखिए काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², काइनेटिक एनर्जी डैश अगर निकालें तो ये 2v², तो 2v² मतलब 4v², हाफ m इंटू 4v², तो 4 आ गया गुना आ जाएगा तो हाफ mv²। तो ये 4 गुना काइनेटिक एनर्जी, पहले जितना काइनेटिक एनर्जी था उसका 4 गुना हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन में दूरी समय ग्राफ की ढाल, याद रखेंगे दूरी समय ग्राफ का जो ढाल है, दूरी समय ग्राफ का ढाल, तो ढाल क्या देता है, ढाल का मतलब स्लोप होता है और स्लोप यहाँ चाल देगा, क्या देगा, चाल देगा। दूरी समय ग्राफ का जो ढाल है वो चाल देगा। ढाल मतलब tan थीटा, तो tan थीटा, तो दूरी मान लेते हैं ऊपर है और समय मान लो नीचे है, तो tan थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार। तो लंब है दूरी और समय है, लंब है दूरी, आधार है समय, तो दूरी बटे समय ये क्या करेगा, चाल का लगेगा। तो स्लोप का मतलब ये होता है ढाल, स्लोप का मतलब होता है ढाल और उसी को हम लोग tan थीटा कहते हैं। tan थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार, यानी लंब दूरी बटे समय, तो दूरी बटे समय क्या कहलाएगा, चाल कहलाएगा। तो दूरी समय ग्राफ का ढाल जो है वो चाल देता। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक कण विराम अवस्था से स्थिर त्वरण के साथ चलता है तो t समय में तय की गई दूरी। विराम अवस्था से चलता है तो s बराबर ut प्लस हाफ at² होना चाहिए। चूँकि ये विराम अवस्था से चलता है तो u 0 हो जाएगा, तो हाफ at², यानी जो दूरी है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम का स्क्वायर होगा। ये बी नंबर ऑप्शन जो है सही होगा, s डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t²। 18 नंबर क्वेश्चन का रहा वेग x घटक स्थिर है और y घटक शून्य है। तो x घटक स्थिर है और y घटक शून्य है, तो x घटक वेग का, उसकी वेग का x घटक स्थिर है, x घटक स्थिर है और y घटक क्या है, शून्य है।
मतलब ये सीधी रेखा में गमन करेगी। कैसी रेखा में गमन करेगी? सीधी रेखा में गमन करेगी। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ये बी नंबर ऑप्शन में है, सीधी रेखा में गमन करेगी। 19 नंबर कह रहा है गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में प्रक्षेप एक पाराबोला होता है। ए पाराबोला, निश्चित रूप से पाराबोला का ये समीकरण था, आप लोग पढ़ेंगे y = x - bx², ये पाराबोलिक इक्वेशन आता है। तो ये 21 नंबर क्वेश्चन करा, एक प्रक्षेप के लिए सबसे ऊंचे बिंदु पर वेग सदिश और क्षैतिज सदिश के बीच, तो वेग सदिश और क्षैतिज सदिश सबसे ऊंचे बिंदु पर यहाँ जो है एंगल 0 बनता है। यहाँ एंगल क्या बनता है? 0 बनता है। तो ए नंबर ऑप्शन में ये 0 हो जाएगा। 20 21 नंबर की अगर हम बात करें, 21 नंबर की अगर हम बात करें तो 21 नंबर में ये 0 हो जाएगा। अच्छा, 20 नंबर क्वेश्चन में कुछ और कह रहा था। 20 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा कि कौन सा प्रक्षेप बिना वायुरोध के स्थिर रहता है? क्षैतिज घटक स्थिर रहता है, वेग का लंबवत घटक स्थिर रहता है। याद रखना, गुरुत्वाकर्षण का त्वरण, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है ये सी नंबर, 20 का सी नंबर है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी जी जो है ऑलवेज कांस्टेंट होता है। 21 में कहता है प्रक्षेप मतलब सबसे ऊंचे बिंदु पर वेग सदिश और क्षैतिज के बीच का कोण कितना डिग्री होता है? ये 0 डिग्री हो जाएगा। 21 में ए नंबर ऑप्शन में 0 डिग्री हो जाएगा। और 22 नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्रक्षेप की उड़ान का समय समानुपाती होता है। तो उड़ान का जो समय होता है तो ये t = u sin θ/g होता। तो u sin θ/g, तो प्रक्षेप कोण की ज्या, प्रक्षेपण कोण की ज्या यानी साइन थीटा के समानुपाती होता है। ये टाइम जो है u sin θ के क्या होता है? समानुपाती होता। 23 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इसमें पूछा एक प्रक्षेप के लिए वेग का क्षैतिज घटक, वेग का जो क्षैतिज घटक है ये क्या होता है? स्थिर रहता। तो निश्चित रूप से ux = ये u cos θ होता, और u cos θ क्षैतिज घटक क्या होता? ये स्थिर तो नहीं रहता, क्योंकि cos θ का मान बार बार चेंज करता चला जाता है। ये u वेलोसिटी है, अगर ये हॉरिजॉन्टल ux अगर देखें तो ये u cos θ है, ये थीटा का मान धीरे धीरे बदलता चला जाता है, और यहाँ आते आते थीटा क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। तो किसी प्रक्षेप के लिए वेग का क्षैतिज घटक समय के साथ बढ़ता है, समय के साथ घटता, स्थिर रहता। एक्चुअल में थीटा का मान ही बदलता चला जाता, तो क्षैतिज घटक यहाँ आके 0 हो जाता, और जैसे 0 होगा तो वो अधिकतम होगा, तो समय के साथ बढ़ता है, ऐसा कह सकते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन में समय के साथ क्या होता? बढ़ता, और उच्चतम बिंदु पर 0 हो जाता है। ये भी बात सही है। क्षैतिज घटक तो 0 नहीं होता, क्षैतिज घटक 0 नहीं होता, भले उदग्र घटक 0 हो जाए तो हो जाए। 24 की अगर बात करें, मतलब 23 नंबर क्वेश्चन में समय के साथ बढ़ता है ये u cos θ, चूँकि cos θ यहाँ के थीटा जो है वो 0 हो जाता, तो cos 0 का मान सबसे अधिक होता, तो समय के साथ बढ़ेगा। तो एक वृत्त की स्थिर गति से चलने वाले वस्तु का, इस एक वृत्त पर स्थिर गति से चलने वाला, तो इसका गतिज ऊर्जा जो होता है काइनेटिक एनर्जी, ये कांस्टेंट होगा। इसके अलावा वेग कांस्टेंट तो होता ज़रूर है, लेकिन समय के साथ उसका डायरेक्शन बदलता है, जिसकी वजह से वेग बदलेगा। स्थिर होता ज़रूर है, लेकिन मोमेंटम भी, तो मतलब त्वरण भी बदलता है और एक्सेलरेशन भी बदलता है। तो काइनेटिक एनर्जी जो है ये स्केलर क्वांटिटी है, ये नहीं बदलेगा। 25 नंबर, तो कहता वह बल जो वृत्तीय पथ के केंद्र की ओर कार्य करता, तो उसको अभिकेंद्र बल कहते हैं। वह बल जो वृत्त के केंद्र की ओर कार्य करता है उसको कौन सा बल कहते हैं? अभिकेंद्र बल कहते हैं। 26 नंबर में कहता है समवृत्तीय गति में वस्तु के वेग की दिशा, तो वस्तु के वेग की दिशा वृत्त की स्पर्श रेखा में होता, तो वृत्त की स्पर्श रेखा में होता। वृत्त की किस रेखा में होता? स्पर्श रेखा में होता है। 27 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो भी एक कण जो स्थिर गति भी से एक वृत्त में चल रहा है, तो वृत्त में चल रहा है तो उस जिसकी त्रिज्या r है, तो उसका अभिकेंद्र त्वरण का मान क्या होगा? तो निश्चित रूप से सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, इसको हम प्रूव भी किए थे क्लास में। ए इक्वल टू कितना होता है? ये v² r होता है। ये ए इक्वल टू कितना होता है? v² r। 28 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें
कहता एक वृत्तीय पथ पे चलने वाले कण की गति दोगुनी कर दी जाए तो अभिकेंद्र बल कितना होगा। तो अभिकेंद्र बल mv²/r होता। एक्चुअल में वेलोसिटी को दोगुना करेंगे तो अभिकेंद्र बल 4 गुना हो जाएगा। वेलोसिटी जैसे ही 2 गुना करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 गुना हो जाएगा। तो सी नंबर ऑप्शन 28 का सी नंबर ऑप्शन, यानी अभिकेंद्र बल 4 गुना हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है एक साइकिल सवार भी चाल से चलता हुआ क्षैतिज वृत्तीय मोड़ पर उसकी त्रिज्या r मुड़ता है तो ऊर्ध्वाधर रेखा के साथ झुका हुआ कोण थीटा सूत्र होगा। तो ये tan थीटा इक्वल टू जो हो जाएगा ये v²/rg। ये बड़ा एक अच्छा इक्वेशन है, इसको हम क्लास में प्रूव भी किए थे सर्कुलर मोशन में, या बैंकिंग ऑफ रोड में भी इस तरीके का फार्मूला प्रूफ होता था। ये tan थीटा इक्वल टू v²/rg। तो 30 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एक ऊर्ध्वाधर वृत्तीय गति में डोरी का तनाव सबसे अधिक कहाँ होगा। इस तरीके से वर्टिकल मोशन में मूव कर रहा तो डोरी का जो तनाव होता सबसे अधिक निचली बिंदु पर होता जो 6 mg के बराबर होता था। तो वृत्त के निचले हिस्से पर ये सबसे अधिक डोरी का तनाव होगा। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। ये 29 नंबर क्वेश्चन में एक साइकिल सवार भी चाल से चलता हुआ क्षैतिज वृत्ताकार मोड़ जिसकी त्रिज्या r है मुड़ता है, ऊर्ध्वाधर रेखा के साथ झुका हुआ कोण थीटा होगा। उसके लिए जो फार्मूला था tan थीटा इक्वल टू v²/rg। ये बेंडिंग मतलब बेंडिंग कितना होता है साइकिल जब हम लोग सर्कुलर पाथ पे बेंड करते हैं साइकिल को, तो उसके लिए ये फार्मूला आता है। तो हम अभी 11th का पिछले 2 मंथ का क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। इस सितंबर का है, इससे पहले भी एक और हम डिस्कस कर चुके थे। आज भर इतना ही छोड़ते हैं। चलिए धन्यवाद।